अध्याय 7 है ये, बुनकर लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। सूती कपड़ा मिलों का उदय। तो जितने कपड़ा मिल थे, कपड़ा मिल का मतलब होता है जहां पर कपड़ा बनता है और बहुत भारी तादाद में बनता है। तो भारत में जो पहली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, भारत में जो पहली सूती कपड़ा मिल, ऐसी मिल, ऐसा इंडस्ट्री समझ लीजिए जहां पर सूती कपड़ा बनता है, कॉटन टेक्सटाइल बनता है। तो पहला जो भारत में सूती कपड़ा मिल बना या उसकी स्टैब्लिशमेंट हुई वो ही 1854 में, कहा, बंबई में। ये बस आपको ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, हुआ ये कि जितने भी पॉइंट थे जहां से बंदरगाह था या ये कहें कि आयात निर्यात होता था, तो बंबई, ये जो बंबई मैंने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह था और यहीं से आयात निर्यात हुआ करता था। ये देखिएगा आप, यहां की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो हुआ ये कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में, मतलब 1800 से आगे की बात कर लीजिए, भारत से कहां कहां, इंग्लैंड और चाइना, चीन, तो जो कच्चा कपास का निर्यात होता था, यानी अभी कपास केवल कच्चा है, अभी इसमें कोई ना धागा बना है ना कपड़ा बना है, उसके लिए बॉम्बे जो था वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था। क्योंकि एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर आ जाती है कि कपास की खेती कहां होती है, कपास की खेती जो होती है वो काली मिट्टी में होती है। कहां? काली मिट्टी में। और ये जो इलाका है, ये जो पूरा इलाका है, उसके बहुत पास में आपका जो मुंबई है वो पड़ता है। ये पूरा बेल्ट मैं कह रहा हूं, ये पूरा बेल्ट। तो उससे क्या होता था कि आराम से कच्चा माल जो है यहां से बनता था और यूं इस पोर्ट के जरिए वो आगे चला जाता था। यहाँ पर कपास की खेती होती थी, इसलिए कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। एक चित्र मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा, ये कपास का ही कारखाना है और इसमें ये 1900 की बात मैं कर रहा हूं, ये 1900 में चित्र लिया गया है, लेकिन केवल ये दर्शाने के लिए ये आपको चित्रण किया गया है कि जो इसमें काम कर रही हैं वो महिलाएं हैं। क्योंकि कताई विभाग में जो कताई का काम होता था, देखिए पहले आपको तो धागा बनाना होता है और धागे के बाद ही तो फाइनल कपड़ा बनेगा, तो कताई से धागा बनता है। यहां पर कताई विभाग में ज्यादा से ज्यादा मजदूर महिलाएं होती थी और जहां पर बुनकारी होती थी, जहां पर एक्चुअल कपड़े की बनावट होती थी, वहां पर पुरुष काम करते थे, आदमी काम करते थे। अब देखिए, जैसे मैंने 1900 का एक चित्रण दिया आपको, तो 1900 तक आते आते क्या हुआ, बॉम्बे में अकेले 84 कपड़ा मिल हो चुकी थी। और जितनी भी थी इनमें बहुत सारी, मैक्सिमम जो थी वो किन की थी, उसमें अगर मैं आपको बताऊं तो पारसी लोग थे और गुजराती लोग। ये जो व्यवसायी थे, ये इन लोगों की बहुत सारी ये मिलें थी जिनको ये ओन करते थे। और बेसिकली क्या होता था, जैसे मैंने आपको बताया, एक तो इंग्लैंड ये व्यापार करते थे और करते थे चाइना। तो चीन के व्यापार से इन्होंने काफी पैसा कमाया, किन्होंने, पारसियों ने और गुजराती जो ट्रेडर्स थे, व्यवसायियों ने। अब इसके बाद क्या हुआ, अहमदाबाद में कब खुला, अहमदाबाद में जो पहला कारखाना है वो खुला 1861 में। इसी तरीके से 1861 की बात बताई मैंने अहमदाबाद की, और 1862 एक ही साल बाद ये कहां खुला, आपको यूनाइटेड प्रोविंसेस पता है जो कि आज का उत्तर प्रदेश है, वहां पर कानपुर में, कहां पर, कानपुर में 1862 में खुला, ठीक है। हुआ ये कि जब आप मिल खोलेंगे या जैसे मिल बढ़ती चली जाएंगी, मिलें बढ़ती चली जाएंगी, आपने देखा यहाँ पर कितने सारे लोग काम कर रहे हैं एक ही मिल में, तो अब मजदूरों की जरूरत पड़ने लगी। तो बहुत सारे जो मजदूर हैं, वो जो जगह मैंने आपको बताई, केवल यही जगह नहीं बताई, मैं आपको ये सारी इंडस्ट्रीज बता रहा हूँ। ये सारे पॉइंट जो है इंडस्ट्रीज के हैं। देखिए, कॉटन टेक्सटाइल, वुडन टेक्सटाइल और अब वुलन टेक्सटाइल और सिल्क टेक्सटाइल। तो यहाँ पर लोग जाने लगे, यानी कि गरीब काश्तकार हो गए या कोई दस्तकार हो गया या कोई खेतीहर मजदूर या कामगार है, ये सारे के सारे शहरों में काम करने के लिए, मिल में काम करने के लिए चले गए। तो शुरुआत में जब हुआ, जब ये सब काम हो रहा था, तो कपड़ा कारखाने जो थे, जो मिल मैंने बताया आपको, उनको बहुत सारी समस्याओं से रूबरू होना पड़ा। सबसे पहली समस्या क्या थी, सबसे पहली समस्या तो ये थी कि जो ब्रिटेन से कपड़ा आ रहा है, भारत में बन रहा है और ब्रिटेन से कपड़े आ रहे हैं, इससे जबरदस्त मुकाबला यानी कंपटीशन इनको सहना पड़ा। और दूसरी चीज ये थी कि बहुत सारे दोष क्या करते हैं, मान लीजिए अगर कोई चीज बाहर से आ रही है
और गवर्नमेंट चाहती है कि मान लीजिए एक्स चीज आ रही है और एक्स चीज को यहाँ पर पनपना देना चाहते हैं, उसको चाहते हैं कि भाई यहाँ के जो लोग हैं जो एक्स पैदा करते हैं, एक्स चीज कुछ भी हो सकती है, चलिए कपड़ा ही मान लीजिए, कपड़ा पैदा करना चाहते, कोई कपड़ा पैदा कर रहे हैं जो लोकल लोग, उनको अगर प्रमोट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे कि जो बाहर से आ रहा है यहां पर लगा देंगे हाई टैक्स, मतलब इसे कहते हैं सीमा शुल्क, जबरदस्त सीमा शुल्क लगा दिया करते हैं, गवर्नमेंट ऐसा करती है। तो क्या बाहर वाले वैसे ही बहुत कम भेजेंगे और यहाँ के लोग, बाहर वाले जब इतना सीमा शुल्क लगेगा तो महंगा होगा वो कपड़ा या कोई भी चीज जो महंगी होगी। ये चीज हमेशा कोई गवर्नमेंट करती है, ओके, औद्योगिकरण का को बढ़ावा देती है कोई भी सरकार ऐसे करके। लेकिन हुआ क्या है कि हमारे यहाँ तो ब्रिटिश सरकार थी, हमारे यहाँ औपनिवेशिक सरकार थी, उसने क्या किया कि उसने जो स्थानीय, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि स्थानीय जो उद्योग है उसको कभी भी सुरक्षा नहीं दी, कभी सुरक्षा नहीं दी, ठीक है। लेकिन हुआ ये कि भारत में जो वाकई में वस्त्र का उत्पादन हुआ, ये कहे भारत में जहां पर लहर चली औद्योगिक तौर पे, मतलब बड़े इंडस्ट्रियल लेवल पे जो कॉटन टेक्सटाइल आगे बढ़ा, वो कब बढ़ा? वो हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, उसमें हुआ ये कि ब्रिटेन से जो हमारे यहाँ कपड़ा आता था, एक तो ब्रिटिश साम्राज्य था हमारे यहाँ ही, तो कोई सीमा शुल्क लगता नहीं था, इंडिया में आता था और भरसक तरीके से बिकता था, लोग खरीदते भी थे इसको। लेकिन हुआ ये कि ब्रिटेन जो है वर्ल्ड वॉर में शामिल हो गया। अब जब वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ तो इसका मतलब ये है कि ब्रिटेन में जो कपड़ा बन रहा है वो तो इन्हीं वर्ल्ड वॉर के काम में लग गया, ठीक है जी। तो अब सैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या किया जाए, ब्रिटिश अपना कपड़ा यहां भेजेगी। तो तब जो भारतीय जो कारखाने थे उनको मौका मिला कि भाई अपना किसी तरीके से उत्पादन बढ़ाएं, बकायदा उनकी जरूरत, यहाँ की जरूरत पूरी करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यहाँ जो थी उसने कहा भारतीयों को कि भैया अब तुम अपना उत्पादन बढ़ाओ, इस तरीके से उत्पादन बढ़ाओ, ठीक। अब हम बात करने वाले हैं टीपू सुल्तान की तलवार और वुड स्टील। उससे पहले मैं आपको एक शब्द बताऊंगा, वो है प्रगलन। प्रगलन क्या होता है? इसे हम कहते हैं अंग्रेजी में स्मेल्टिंग। क्या कहते हैं? स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पत्थर है या कोई चट्टान है, इसको आपने बहुत जबरदस्त गर्म किया और इसमें एक्स वाई जेड ऐसे करके मेटल हो सकता है, तो एक्स मेटल अलग निकल आएगा, धातु वाई अलग निकल आएगा, जेड अलग निकल आएगा। तो होता यह है कि पिघलाने से एक प्रॉपर टेम्परेचर पे जो मेटल निकालने की, धातु निकालने की जो प्रक्रिया है, इसी को स्मेल्टिंग कहते हैं। अब तलवारें किससे बनती है ना? पहले तो आयरन से बना करती थी, स्टील तो बाद में आया, पहले लोहे से बना करती थी। तो टीपू सुल्तान के तलवार और वुड स्टील के बारे में आपको बताऊंगा। पहली चीज से समझ लीजिए कि ये जो कहानी शुरू हो रही है वो टीपू सुल्तान से शुरू हो रही है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम लोग पहले ही इसमें काफी आगे थे। तो टीपू सुल्तान, आपको जैसे मैंने पहले बताया था, 1799 तक इन्होंने मैसूर पे शासन किया। इसके पहले हैदर अली इनके पिताजी किया करते थे और अंग्रेजों से इन्होंने तकरीबन 4 लड़ाइयां लड़ी और आखिर में बेचारे ये जो टीपू सुल्तान आप देख रहे हैं, 4 लड़ाई लड़ने के बाद, जिसे हम एंग्लो मैसूर वॉर कहते हैं, उसके बाद ये आखिर में जब इनका देहांत हुआ, इनको मारा गया, तो इनके हाथ में ये तलवार थी, ठीक है। और ये जो तलवार है, ये बड़ी विश्व विख्यात तलवार है इनकी, मतलब ऐसी जबरदस्त तलवार है। और आज ये इंग्लैंड में है, लेकिन उसके बाद जब इंग्लैंड गया, उसके बाद हमारे माल्या साहब इसको खरीद के भी ले आए। माल्या जानते हैं आप, विजय माल्या, वो इसको खरीद के भी ले आए थे। तो हुआ ये कि मैं तलवार की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये जो तलवार थी ना इनकी, इस तरीके की तलवार, वो ऐसी थी। ये तलवार का ही मैं थोड़ा सा चित्रण दिखा रहा हूं। ये इतनी तेज थी, इसकी धार इतनी तेज होती थी और इतनी सख्त, इतना स्ट्रांग, इतना स्ट्रेंथ होती थी इनकी तलवार में, या फिर यहाँ ये जो तलवार यूज करते थे, अगर कोई दुश्मन है तो अगर उसने कवच भी पहन रखा है, लोहे का कवच भी पहन रखा है, तो उसको भी ये तलवार चीर देती थी, मतलब अंदर घुस जाती थी। तो आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों होता था भाई, यहां लोहे के अंदर कैसे घुस जाती थी? तो ये काम है कार्बन का। कार्बन एक कंपाउंड है, ठीक। जो कार्बन होता है, उसको जब हम आयरन के साथ, Fe के साथ मिलाते हैं, आयरन के साथ, तो ये जो गुण है, कार्बन की मात्रा अगर आप डालेंगे तो उसके साथ पैदा होता है स्टील। मतलब जब आयरन देखिए, स्टील तो बेसिकली आयरन का ही तो फॉर्म है। तो आयरन में जब आप या कार्बन को एंटर कराएंगे या उसको मिलाएंगे,
तो उससे जो स्टील ये पैदा करते थे या बनाया जाता था वो पूरे साउथ इंडिया में बनाया जाता था। और ये जो जिस चाहे धातु कहे उससे तलवार बनाए या कुछ भी बनाए, वो इतना स्ट्रांग होता था। तो इस स्टील को कहते थे वुड स्टील। क्या कहते थे, ये ध्यान रखिएगा, इस स्टील को कहते थे वुड स्टील। और तलवार बड़ी लहरदार, इस तरीके से जैसे आप देखते हैं शेप उसका बनता है, एक लहरदार बनती थी, बड़ी पैनी होती थी। तो ये जो मैंने आपको कहानी बताई ना, उसका एक पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। पहले तो आप समझ लीजिए ये वाकई में टीपू सुल्तान की तलवार है। ठीक, टीपू सुल्तान की तलवार का जो यहाँ पर आप देखेंगे, जहां पर हत्था है, जो मूठ जिसे कहते हैं, जहां पर वो पकड़ते होंगे, यहाँ पर कुरान की आयतें लिखी हैं। और कुरान की आयतें जो युद्ध में कि भाई जीतेंगे और इस तरीके की कुछ चीजें इसमें लिखी हुई है। यहाँ पर आप देखिएगा शेर का सिर है, शेर मैसूर कहा जाता था इनको, टीपू सुल्तान साहब को। ये टीपू सुल्तान साहब है। अब जो मैं वुड्स बता रहा हूं ना, ये देखिएगा, ये वुड्स है। तो ये अच्छा वुड्स जो था ना, इस तरीके का दिखता था। और ये जो वुड्स है, वुड्स स्टील, ये हमारे पूरे साउथ इंडिया में बनाया जाता था। राइट। तो हुआ ये कि टीपू सुल्तान की जब मृत्यु हो गई, उसके 1 साल के बाद, 1800 की बात मैं कर रहा हूं, एक साहब आए और उनका नाम था फ्रांसिस बुकनन। मैसूर की यात्रा ये कर रहे थे और उनका नाम है फ्रांसिस बुकनन। तो मैं इनका चेहरा दिखाऊंगा। इन्होंने बहुत सारी चीज बताई इस वुड्स के लिए। ये जो फ्रांसिस बुकनन देख रहे हैं आप, इन्होंने इस वुड्स के बारे में बहुत सारी बात बताई, वुड स्टील के बारे में बहुत सारी बात बताई। उन्होंने ये कहा कि पूरे साउथ इंडिया में, खासतौर पे मैसूर में, सैकड़ों ये प्रगलन, यानी प्रगलन क्या हुआ, मैंने आपको बताया था, ये स्मेल्टिंग, इसकी भट्टियां थी। और उससे जो वुड स्टील है, WS लिख रहा हूं, वो बनाया जाता था। तो होता यह था कि लोहा, जैसे मैंने कहा आयरन, Fe या लोहा इसको कह लें, इसको चारकोल, काट कोयला कहते हैं। चारकोल के साथ मिलाकर छोटी छोटी जो मिट्टी की जो हंडियां थी ना, उसमें ऐसे करके रख दिया जाता था। और उसके बाद तापमान का जो टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता था। और फाइनली जो चीज बनती थी वो आपकी वुड्स स्टील निकल के आती थी। और ये तलवार बनाने के लिए कहां कहां भेजते थे, ये पश्चिमी हो गया और पश्चिम मध्य एशिया, दोनों जगह भेजा जाता था। ओके। तो ये बुकनन साहब ने बताया, मैं आपको जरा बता दूं कि ये भट्टियां किस तरीके से होती थी। ये इस तरीके से होती थी। ये ब्रिक थी, सर्कुलर क्ले ब्रिक है, यानी ये बनी तो उससे ईंटों से ही है। और यहां पर आप देख रहे हैं चारकोल, मैंने भी आपको जो बताया, ठीक है, काठ, यहां पर एक बड़ा अच्छा शब्द लिखा है उसके लिए, चारकोल, आपको ध्यान रखना चाहिए। इसका नाम इन्होंने काठ कोयला रखा है। तो ये काठ कोयला हो गया, यहां से ये चीज निकल के आती थी। और यही जो चीज है ना, स्मेल्टिंग के थ्रू आपका जो कंटेंट बनता था, वही वुड्स की बात हो रही है। तो वुड्स आया कहां से है, ये बताया गया है कि वुड्स जो है कन्नड़ में उक्कू हो गया, इसी तरीके से तेलुगु में हुक्कू, तमिल में और मलयालम में, दोनों में उरुक्कू। यानी ये सब जो मैं अलग अलग भाषा में बता रहा हूं, इनका मतलब स्टील ही होता है। तो ये बताया गया है कि ये इसका ना बिगड़ा हुआ रूप है। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता कि हुक्कू और उरुक्कू, मतलब उक्कू, हुक्कू और उरुक्कू से वुड्स कैसे बनेगा। ये तो खैर सोचने का विषय है, लेकिन यही बताया गया है कि इसी से वुड शब्द निकला है। राइट। अब हमारा जो स्टील था वो केवल हमारे देश में ही फेमस नहीं था, बल्कि मैं आपको बताऊं, ये जो साहब है, इनको देखिए बहुत ध्यान से, बहुत बड़ा नाम है ये है माइकल फैराडे। ये जो माइकल फैराडे है, इन्होंने, पहले मैं इसको बता दूं कि एक तो इन्होंने बिजली का आविष्कार किया, और जो विद्युत चुंबकत्व है, यानी इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का आविष्कार करने वाले माइकल फैराडे, इन साहब ने अकेले ने, इन साहब ने सोचिए कि हमारा जो वुड स्टील था या वुड स्टील, उसको 4 साल तक, 1818 से लेकर 1822 तक, इन्होंने 4 साल उसका बकायदा अध्ययन किया है। ओके। लेकिन फिर उसके बाद ये जो वुड्स है, वुड स्टील की बनाने की जो प्रक्रिया है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। और उसका कारण ये था कि जो इंग्लैंड से लोहा और इस्पात, आयरन और स्टील आ रहा था, जो ब्रिटेन से, उसने इसकी जगह ले ली वुड स्टील की। अब बात यह है कि क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि हम लोग जो बनाते थे, जैसे गांव की जो उजड़ी भट्टियों की बात इन्होंने कही है, इसमें एक शब्द आएगा धौंकनी। धौंकनी मतलब होता है हवा फेंकने का यंत्र। अब देखिए, यहां पर आप भट्टी देख रहे हैं, इसको हवा चाहिए, तभी आग जलती रहेगी।
तो यहाँ पर इस बंदे ने यहाँ पर एक जो धौंकनी ले रखी है, इसको ये दबाते हैं। पहले खोलते हैं, ऐसे खोलेंगे तो हवा भर जाएगी, फिर दबा देंगे तो हवा यहाँ से निकल के आएगी। तो ये जो चीज़ है इसी को धौंकनी कहते हैं। ब्लोअर मतलब एक तरीके से हवा ब्लो करती है, तो यहाँ आप आग लगती है तो आप लोहे पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ की जो बात इन्होंने बताई है वो ये है कि जो वुड स्टील उत्पादन है इसके लिए ना बहुत स्पेशलाइज टेक्निक होती है, लोहे की परिशोधन, तभी तो स्टील बन के आता है। और बिहार और मध्य भारत का जो जितने भी जिले थे उसमें आपको स्मेल्टर, ये जो काम करते थे, वो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो लोहा बनाने के लिए, जो लोहा अयस्क है, मतलब आयरन ओर से ही लोहा बनता है, वहां से उनको बहुत बड़ा भंडार मिलता था, तो वहां से ये लोहा बनाते थे। और उससे क्या होता था कि भाई औजार और साधन बना लिया उन्होंने। और जो भट्टियां थी, मैंने जैसे बताया आपको, ये स्पेशली बताया गया है कि ईंट की भट्टियां थी, ध्यान रखिएगा, ये स्पेशली इसमें मेंशन किया हुआ है कि जो भट्टियां थी वो ईंटों से बनी होती थी। तो ये जो मैंने आपको बताया, इसको धौंकनी कहते हैं या बेलोज कहते हैं अंग्रेजी में। ये जो बेलोज है ये कौन चलाता था? ये महिलाएं चलाती थी। कौन चलाते थे? महिलाएं धौंकनी चलाती थी। और जो स्मेल्टिंग का काम करते थे, प्रगलन का जो काम करते थे, वो पुरुष काम करते थे। यहाँ एक चित्र दिया हुआ है, ये बिहार का एक लोहा कारीगर दिखाया गया आपको, पालामऊ बिहार। तो 19वीं सदी के अंत तक ना ये जो प्रगलन स्मेल्टिंग वाला जो काम है, जिससे वुड्स बनाया जाए, जो भी लोहा आयरन ओर से बनाया जाए, वो सब बिल्कुल खत्म हो गया। तो उसके कारण बहुत थे। एक कारण ये तो था कि जो अंग्रेजों ने नए नए कानून बनाए थे ना, वो बड़े दुखदायी थे। वो ये था कि पहली चीज कि आप जंगल में नहीं जा सकते। जो उन्होंने जो फॉरेस्ट लॉज बनाए थे उसके तहत कोई भी जंगल नहीं जा सकता। अब जंगल नहीं जाएंगे तो लकड़ी कहां से आएगी, मतलब चारकोल कहां से आएगा? ठीक है, चारकोल नहीं आएगा तो फिर कैसे आप आग लगाओगे, कैसे स्मेल्टिंग का प्रोसेस, तो सब इसी से, लकड़ी से ही होता है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा ये है कि आप जब जहां नहीं जाएंगे तो आपको लोहा आयरन ओर कहां से मिलेगा? लोहा तो वहीं से मिल सकता था ना, तो कोयला भी नहीं मिल रहा है और लोहा आयरन ओर भी नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ये काम वैसे ही बंद होने कगार पे आ गया। और दूसरा ये था कि अगर कोई चोरी छिपी भी जा रहा है तो कितने दिन तक जाएगा? तो फिर लोगों ने अपने आजीविका के लिए, अपने ना जिंदगी चलाने के लिए दूसरे साधन ढूंढ लिए। मैं आपको यहाँ पर भी बताऊंगा क्या हुआ। अब कई क्षेत्रों में सरकार ने अनुमति तो दे दी कि चलो भाई ये क्षेत्र है, तुम आ जाओ अंदर, है ना। लेकिन होता यह था कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थे वो हर एक भट्टी के लिए, जितनी भी भट्टियां थी, हर एक भट्टी के लिए टैक्स लेता था, बहुत भारी कर लगाता था। अब इतना भारी टैक्स है, आप 100 रुपए का टैक्स लगाओगे और आमदनी हो रही है 50, तो कौन काम करेगा? इसलिए उन्होंने ये सब काम धीरे धीरे बंद हो गया। अच्छा, एक और चीज हुई कि 19वीं शताब्दी का जो आखिर था, मतलब 1880 के बाद समझ लीजिए, ब्रिटेन से जो आयरन ओर है, जो हमारा लोहा आयरन और ओर कहें या फिर आयरन स्टील कहें, वो सब आने लगा था। तो उससे क्या हुआ, जो भारतीय लोहार है वो इसी को यूज करके अपने बर्तन और औजार बनाने लगे। उन्होंने अपना काम छोड़ ही दिया। ठीक है, तो क्योंकि जो स्थानीय प्रगलक जो थे, जो लोकल स्मेल्टर्स थे, उनके लोहे की मांग तो एकदम खत्म हो गई क्योंकि इंग्लैंड से आ रहा था। एक और चुनौती आई, मैं अभी आपको बताता हूँ चुनौती क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये चित्र दिखाऊंगा। ये लौह प्रगलक जो हो गए, यानी कि जो आयरन स्मेल्टर्स है, उनका अगरिया समुदाय है। ये जो अगरिया समुदाय है, ये यही काम किया करता था। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर इतने ज्यादा ये कहें कि अकाल पड़े, इन बेचारों को यहाँ से जाना पड़ा और जाके कभी भी इन्होंने वापस नहीं आए, और या कहें कि कभी भट्टियां अपनी नहीं जलाए, केवल फमाइन के कारण जो बार बार अकाल पड़ रहा था। अब जो भारत में जो लोहा और इस्पात कारखानों का कैसे उदय हुआ, कैसे हम आयरन स्टील इंडस्ट्री पे आए,